काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुर करेगा कब रे भैया, बहुर करेगा कब। प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 12वीं की पाठ्यपुस्तक बेतान के चारों पाठ के MCQ की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सिल्वर वेडिंग कहानी के MCQ। सिल्वर वेडिंग कहानी के लेखक कौन है? मनोहर श्याम जोशी। जो हुआ होगा और सम हाउ इम्प्रॉपर, यह दो जुमले किस कहानी के बीज वाक्य हैं? सिल्वर वेडिंग के। जो हुआ होगा से कौन सा भाव व्यक्त होता है? यथा स्थितिवाद, यानी ज्यों का त्यों स्वीकारना। देश के प्रॉपर विकास में बाधक सम हाउ इम्प्रॉपर तत्वों की तलाश के रूप में किस रचना को पढ़ा जा सकता है? सिल्वर वेडिंग। सिल्वर वेडिंग कहानी का मुख्य पात्र कौन है? यशोधर बाबू। यशोधर बाबू किस घड़ी को पहनते थे? शादी की घड़ी। यशोधर बाबू कहाँ के रहने वाले थे? अल्मोड़ा, उत्तर प्रदेश। अभी अल्मोड़ा उत्तराखंड में है। किसंदा के पास नौकरी की तलाश में दिल्ली कौन आया था? यशोधर बाबू। सिल्वर वेडिंग से क्या तात्पर्य है? यानी शादी की 25वीं सालगिरह। वह खुशहाली भी कैसी जो अपनों में परायापन पैदा करे, यह कथन किसका है? यशोधर बाबू का। असीक का फूल से क्या आशय है? असीक का फूल यानी भगवान के चरणों से उठाए हुए आशीर्वाद के फूल। जैसे जैसे उम्र ढल रही है वैसे वैसे वह भी किसंदा की तरह रोज मंदिर जाने, संध्या पूजा और गीता प्रेस गोरखपुर की किताब पढ़ने लगे हैं। वह कौन? यशोधर बाबू यानी यशोधर पंत। वैसे अगर बच्चे सलाह मांगें, अनुभव का आदर करें तो अच्छा लगता है, अब नहीं मांगते तो ना मांगें, यह किसका कथन है? यशोधर बाबू का। रिटायर होने के बाद यशोधर बाबू का कहाँ रहने का इरादा था? अपने पुश्तैनी गांव में। वानप्रस्थ से क्या तात्पर्य है? वन के लिए प्रस्थान, यानी वानप्रस्थ आश्रम, ये आश्रम 4 होते हैं: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। सुबह शहर से लौटते हुए अपने इस मानस पुत्र के क्वार्टर में झांकना और हेल्दी वेल्दी एंड वाइज बन रहा है ना भाऊ, ऐसा कौन और किससे कहता था? किसंदा यशोधर बाबू से। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी एंड वाइज, यह मंत्र यशोधर बाबू को किसने दिया था? किसंदा ने। ग्रांटेड तुम्हारी नॉलेज ज़्यादा होगी लेकिन एक्सपीरियंस का कोई सब इंस्टीट्यूट ठहरा नहीं बेटा, मानो ना मानो झूठे मुँह से सही, एक बार पूछ तो लिया करो, ऐसा कौन कहते थे? यशोधर बाबू। टाई सूट पहनना आना चाहिए लेकिन धोती कुर्ता अपनी पोशाक है, यह नहीं भूलना चाहिए, ऐसा कौन कहा करते थे? किसंदा। अब बात करते हैं बच्चों जूझ पाठ के MCQ। जूझ पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? आत्मकथात्मक उपन्यास। एक किशोर के देखे और भोगे हुए गवई जीवन के खुरदरे यथार्थ और उसके रंगारंग परिवेश की अत्यंत विश्वसनीय जीवंत गाथा है जूझ। अस्त व्यस्त अलमस्त निम्न मध्यवर्गीय ग्रामीण समाज और लड़ते जूझते किसान मजदूरों के संघर्ष की भी अनूठी झांकी है जूझ। हर स्थिति में पढ़ने की लालसा लिए धीरे धीरे साहित्य, संगीत और अन्य विषयों की ओर बढ़ते किशोर के कदमों की आकुल आहट किस रचना में सुनी जा सकती है? जूझ। जूझ का क्या अर्थ है? संघर्ष या जूझना। लेखक आनंद यादव जी ने जूझ को झोबी नाम से मराठी भाषा में लिखा था। जूझ उपन्यास को झोबी नाम से मराठी भाषा में लिखा था और मराठी से हिंदी में झोबी का अनुवाद हुआ जूझ। जूझ यानी संघर्ष, जूझना। आत्मकथात्मक उपन्यास जूझ के लेखक कौन है? आनंद यादव जी। अब तू ही बता मैं क्या करूं, पढ़ने लिखने की बात की तो वह बरहेला सुअर की तरह गुर्राता है, तुझे मालूम है, यह किसका कथन है? लेखक की माँ का। किसके समझाने पर रत्नाप्पा ने गड़प्पा को स्कूल भेजने की बात मान ली? दत्ताजीराव देसाई के समझाने पर। गड़प्पा यानी लेखक। गड़प्पा यानी लेखक को किस चक्की की अपेक्षा मास्टर की छड़ी की मार अच्छी लगती थी? खेती के काम की चक्की से उनको अपने गुरु की छड़ी की मार अच्छी लगती थी। लेखक आनंद यादव को गणित पढ़ाने वाले अध्यापक का क्या नाम था? मंत्री, जो इनके कक्षाध्यापक भी थे। कौन गाकर एवं अभिनय के साथ कविता का भाव समझाते थे? लेखक के मराठी अध्यापक सौंदलगेकर। लेखक को अकेलापन क्यों अच्छा लगने लगा? कविता में रुचि के कारण, यानी जब से इनको
कविता लिखना गाना अच्छा लगने लगा, तब से अकेलापन भी इनको अच्छा लगने लगा। पहले अकेलापन इनको खटकता था, बुरा लगता था। लेखक के मराठी भाषा के शिक्षक ने अपने घर के दरवाजे पर छाई हुई किस बेल पर कविता बनाई थी? मालती बेल पर। कविता लेखन एवं गायन के प्रति लेखक का झुकाव किसके कारण हुआ? मराठी शिक्षक सौंदलगेकर के कारण। कभी भी अपने जैसा ही एक हाड़ मांस क्रोध लोभ का मनुष्य ही होता है। मुझे भी लगा कि मैं भी कविता कर सकता हूँ। किसका कथन है? लेखक आनंदा यानी आनंद यादव जी का। शब्दों का नशा चढ़ने लगा और ऐसा लगने लगा कि मानो मन में कोई मधुर बाजा बजता रहता है। ऐसा किसे लगने लगा? लेखक आनंद यादव जी को। अब बात करते हैं बच्चों अतीत में दबे पाँव पाठ के MCQ। अतीत में दबे पाँव रचना साहित्य की कौन सी विधा है? यात्रा वृत्तांत। अतीत में दबे पाँव यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? ओम थानवी। सिंधु सभ्यता के सबसे बड़े किस शहर की नगर योजना अभिभूत करती है? मोहनजोदड़ो। किस शहर की नगर योजना आज के सेक्टर मार्का कॉलोनियों की नीरस नियोजन की अपेक्षा ज़्यादा रचनात्मक थी? मोहनजोदड़ो। कौन सी सभ्यता ताकत के बल पर शासित होने की जगह आपसी समझ से अनुशासित थी? सिंधु सभ्यता। कौन सी सभ्यता आडंबर रहित भव्यता वाली थी? सिंधु सभ्यता। किस सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध था जो राजपोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था? सिंधु सभ्यता। दुनिया के दो सबसे पुराने नियोजित शहर किन्हें माना जाता है? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को। ताम्रकाल के शहरों में सबसे बड़ा शहर किसे माना जाता है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? मुर्दों का टीला। मोहनजोदड़ो के सबसे ऊंचे चबूतरे पर क्या बना हुआ था? बड़ा बौद्ध स्तूप। नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप किसे कहा जाता है? बौद्ध स्तूप को। चार दीवारी के भीतर ऐतिहासिक शहरों के क्या अवस्थित होते थे? सत्ता केंद्र। अवस्थित यानी स्थित, तो सत्ता केंद्र। सिंधु घाटी सभ्यता का अद्वितीय वास्तु कौशल किसे कहा जाता है? अनुष्ठानिक महाकुंड को। किसकी साक्षर सभ्यता एक सुसंस्कृत समाज की स्थापना थी? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के प्रसिद्ध जल महाकुंड की खास बात क्या है? पक्की ईंटों का प्रयोग। सिंधु सभ्यता में कर के रूप में हासिल अनाज को कहाँ रखा जाता था? विशाल कोठार में। विशाल कोठार यानी एक बहुत बड़ा कमरा जिसमें अनाज को रखा जाता था। इतिहासकार इरफान हबीब के अनुसार सिंधु सभ्यता के लोग कौन सी फसल करते थे? रबी की फसल। मेसोपोटामिया के शिलालेखों में मोहनजोदड़ो के लिए किस शब्द का संभावित प्रयोग मिलता है? मेलुहा। गढ़ यानी किला के मुकाबले छोटे टीलों पर बनी बस्तियों को किस नाम से पुकारा जाता है? नीचा नगर। किसे कॉलेज ऑफ प्रीस्ट्स माना जा सकता है? ज्ञानशालाओं को। मोहनजोदड़ो के घर सड़क पर दोनों तरफ बने हुए हैं, लेकिन उनके दरवाजे किधर खुलते हैं? गलियों में। किस शहर का नगर नियोजन यानी बसावट मोहनजोदड़ो की तरह है? चंडीगढ़ की। संसार की पहली ज्ञात संस्कृति जो कुआं खोदकर भूजल तक पहुंची? सिंधु घाटी सभ्यता। नदी, कुएं, कुंड, स्नानागार और बेजोड़ पानी निकासी की व्यवस्था के आधार पर सिंधु सभ्यता को हम क्या कह सकते हैं? जल संस्कृति कह सकते हैं। मोहनजोदड़ो की नगर योजना बस्तियां, घर, कुंड, बड़ी इमारतें, ठप्पेदार मोहरें, चौपड़ का खेल, गोटियां, तौलने के बाट इत्यादि सब किस आकार के हैं? चौकोर यानी आयताकार। जैसलमेर के मुहाने पर पीले पत्थर के घरों वाला खूबसूरत गांव कौन सा है? कुलधरा। लेखक ने रेगिस्तान के जहाज से हवा के जहाज का ऐतिहासिक गठजोड़ किसे कहा है? ऊंट गाड़े को। ऊंट गाड़े को यानी ऊंट से चलने वाली गाड़ी। कपड़ों पर फूल चित्र अंकित करने की कला को क्या कहते हैं? कसीदेकारी। ये चित्र देख सकते हैं आप कुलधरा का, बीच में ऊपर मोहरों का चित्र है और नीचे कसीदेकारी है, कपड़े पर बनाए गए बेल बूटे फूल इत्यादि। अब बात करते हैं बच्चों डायरी के पन्ने पाठ के MCQ। एन फ्रैंक ने अपनी डायरी किसे संबोधित करके लिखी है? अपनी गुड़िया किट्टी को। जो इनकी डॉल थी, गुड़िया थी किट्टी, उसको संबोधित करके लिखी है इन्होंने अपनी डायरी। नाजी दमन के दस्तावेज के रूप में किसे जाना जाता है? डायरी के पन्ने। नाजियों द्वारा यहूदियों पर ढाए गए जुल्मों का एक जीवंत दस्तावेज है डायरी के पन्ने। लेखिका एन फ्रैंक के द्वारा अपनी डायरी किस शैली में लिखी गई है? पत्र शैली में, यानी एक लेटर की तरह लिखा है इन्होंने
अपनी डायरी को, तो पत्र शैली में। हिटलर के शासन में अपनी पहचान के लिए यहूदियों को क्या पहनने के लिए विवश किया गया था? पीला सितारा। वक्त गुजारने के लिए एन फ्रैंक ने क्या नया तरीका निकाला था? दूरबीन से घरों में झांकना। एन फ्रैंक रविवार का दिन किस प्रकार गुजारती थी? फिल्मी कलाकारों की तस्वीरें देखने एवं अलग करने में। एन फ्रैंक की प्रिय कहावत क्या थी? जहां आग होगी धुआं भी वहीं होगा, यह इनकी प्रिय कहावत थी। एन फ्रैंक किसे शांति प्रिय, सहनशील और बेहद सहज आत्मीय व्यक्ति मानती थी? पीटर को। पीटर इनके फ्रेंड थे। कौन अमीर गरीब के बीच कोई भेदभाव नहीं करती? प्रकृति। शिक्षा, काम तथा प्रगति ने किसकी आंखें खोली हैं? औरतों की। एन फ्रैंक ने प्रसव पीड़ा के विषय में किस पुस्तक में पढ़ा था? मौत के खिलाफ मनुष्य। मौत के खिलाफ मनुष्य पुस्तक के लेखक कौन है? श्री पॉल दे कुरीफ। मानव जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए तकलीफों से कौन गुजरता है? औरत यानी एक माँ। युद्ध में लड़ने वाले वीर से भी अधिक तकलीफ, पीड़ा, यंत्रणा से किसे गुजरना पड़ता है? प्रसव के समय औरत यानी एक माँ को। एन फ्रैंक की डायरी सर्वप्रथम किस भाषा में प्रकाशित हुई थी? डच भाषा में, और डच भाषा में इन्होंने अपनी डायरी को लिखा था। एन फ्रैंक की डायरी अंग्रेजी भाषा में किस नाम से प्रकाशित हुई? द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल नाम से। 12 जून 1929 को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में किसका जन्म हुआ था? एन फ्रैंक का। एन फ्रैंक के 13वें जन्मदिन पर उनके पिता ऑटो फ्रैंक ने क्या उपहार दिया था? डायरी। यानी इनके 13वें जन्मदिन पर इनके पिता ऑटो फ्रैंक ने गिफ्ट में, उपहार में एक डायरी दी थी। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा बच्चों, श्रद्धा ज्ञान देती है, श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है, योग्यता स्थान देती है, पर तीनों मिल जाएं, तीनों यानी श्रद्धा, नम्रता, योग्यता, तीनों मिल जाएं तो व्यक्ति को हर जगह सम्मान देती हैं, हर जगह सम्मान देती हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सभी के अच्छे अंक हैं। ऑल द बेस्ट, गुड लक। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।